नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी की उस लंबी और कह सकते हैं जटिल यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा मुगल साम्राज्य की ढलान से शुरू होती है और 1947 की आज़ादी पर खत्म होती है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है द आर्क ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी फ्रॉम मुगल्स टू इंडिपेंडेंस, वो इसी पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि संप्रभुता का मतलब इन लगभग 250 सालों में कैसे बदला। मतलब एक बादशाह की मर्जी से लेकर एक कंपनी के मुनाफे तक, फिर एक विदेशी रानी का शासन और आखिर में हम भारत के लोग तक ये विचार कैसे पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं साल 1707 से। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो चुकी है। एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर फैला था, अब वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर है। और यहीं से भारत के इतिहास का एक नया, एक अनिश्चित अध्याय खुलता है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि औरंगजेब की मौत के बाद इतना विशाल साम्राज्य इतनी तेजी से कमजोर कैसे हो गया। मतलब स्रोत तो कहते हैं कि उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे, प्रशासन में भ्रष्टाचार था, पर यह तो किसी भी ढलते हुए साम्राज्य की कहानी हो सकती है। कोई बड़ी वजह थी। बिल्कुल। देखिए, स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि औरंगजेब ने साम्राज्य को उसकी सीमाओं से कहीं ज्यादा फैला दिया था। दक्कन में दशकों तक जो युद्ध चले, उन्होंने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था। अच्छा। तो जब केंद्र मतलब दिल्ली कमजोर हुआ, तो ये कोई खालीपन नहीं था। असल में ये भारत की जो क्षेत्रीय असलियत थी, उसका दोबारा उभरना था। जैसे मराठा, सिख। हाँ, मराठा, सिख, जाट, बंगाल और अवध के नवाब, ये सब अपनी अपनी पहचान के साथ सामने आए। तो ये सिर्फ सत्ता का विखंडन नहीं था, ये भारत के आइडिया का ही विखंडन था। लोग खुद को मुगल प्रजा से पहले मराठा या सिख के रूप में देखने लगे थे। मतलब एक केंद्रीकृत, एक अखिल भारतीय पहचान की जो कोशिश थी, वो कमजोर पड़ रही थी। और इसी माहौल में 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है। हाँ, और वो हमला मुगल सत्ता के ताबूत में कह सकते हैं आखिरी कील जैसा था। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम के शासक हैं। वो अपनी राजधानी तक को नहीं बचा सकते, लेकिन असली खिलाड़ी जो इस पूरी बिखरी हुई शतरंज की बिसात को देख रहा था, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये सोचना ही कितना हैरान करने वाला है कि एक कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, वो धीरे धीरे यहाँ की शासक बन बैठी। जब मैं ये स्रोत सामग्री पढ़ रहा था तो मुझे यही बात सबसे ज्यादा चौंका रही थी। हाँ। कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट व्यापारिक संस्था थी, उसने अपनी खुद की सेना कैसे बना ली और पूरे पूरे राज्यों को कैसे हरा दिया। ये तो भारतीय शासकों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, वो कोई बहुत बड़ी सैन्य जीत नहीं थी। वो एक धोखा था, एक सौदा था। अच्छा। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। बिल्कुल। लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, वो एक असली सैन्य जीत थी। और उसके बाद जो उन्हें मिला, वो था दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार, ये शब्द बार बार आता है, इसे आसान भाषा में समझाएं कि इसका मतलब क्या था। हाँ, इसका मतलब था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है। अच्छा। अब इसे ऐसे समझिए कि कंपनी को राज्य का सीएफओ बना दिया गया हो। मतलब सारा पैसा वो इकट्ठा करते थे। हाँ, सारा मुनाफा उनका, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं। वो सब सिरदर्दी नवाब की। हाँ। और इसी पैसे से उन्होंने अपनी सेना को और बड़ा किया होगा। हाँ, बिल्कुल। और फिर एक एक करके मैसूर के टीपू सुल्तान, ताकतवर मराठा संघ और पंजाब के सिखों को हराया। और ये सिर्फ युद्ध से नहीं हुआ, शायद उनकी नीतियां ज्यादा खतरनाक थीं, जैसे व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ। ये सुनने में तो एक प्रशासनिक नियम लगता है, पर असल में ये कितना शक्तिशाली हथियार था। बहुत ज्यादा। स्रोत इसे कागजी विलय या एनेक्सेशन बाय पेपर कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम बनाया कि अगर किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा। हाँ, बल्कि सीधे कंपनी के अधीन हो जाएगा। इसने एक झटके में सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को खत्म कर दिया। झांसी, सतारा, नागपुर, कई बड़े राज्य इसी नीति की वजह से ब्रिटिश भारत का हिस्सा बने। और यही वो गुस्सा था जो आप कह सकते हैं बारूद की तरह जमा हो रहा था। और इस बारूद में चिंगारी लगी 1857 में, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, जैसा कि अंग्रेज कहते थे। ये उस 100 साल के गुस्से का विस्फोट था जो कंपनी के राज में जमा हुआ था। सही कहा।
किसान, जमींदार, राजे रजवाड़े, सिपाही सब परेशान थे। और जब नई राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह फैली तो उसने धर्म के आधार पर लोगों को एकजुट कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या तोपे, इन सब ने इस विद्रोह का नेतृत्व दिया। पर यहाँ एक बात मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। विद्रोहियों ने बूढ़े हो चुके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक प्रमुख बनाया। मतलब 150 साल तक मुगल सत्ता के पतन को देखने के बाद भी लोग वापस उसी प्रतीक की ओर क्यों गए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में जफर कोई सैन्य या राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वो एक प्रतीक थे। गुजरे हुए गौरव का प्रतीक। हाँ, गुजरे हुए गौरव का, एक ऐसी केंद्रीय सत्ता का जो अंग्रेजों के आने से पहले थी। विद्रोहियों को एक झंडे की जरूरत थी जिसके नीचे सब एकजुट हो सकें। और मुगल बादशाहत चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, वो एकमात्र अखिल भारतीय प्रतीक था जो उस समय बचा था। तो ये एक कोशिश थी कंपनी की कॉर्पोरेट संप्रभुता को खारिज कर पुरानी शाही संप्रभुता को वापस लाने की। बिल्कुल, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। पर इसके नतीजे बहुत दूरगामी हुए। हाँ, सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। और 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। हाँ, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। भारत की संप्रभुता अब लंदन में बसती थी। तो 1857 के बाद संघर्ष का तरीका भी बदला होगा। मतलब तलवारों और बंदूकों की जगह विचारों और संगठनों ने ले ली थी। बिल्कुल। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी बदलाव का प्रतीक थी। अब पढ़े लिखे भारतीय संगठित होकर याचिकाओं, प्रस्तावों और भाषणों के जरिए अपनी बात रखने लगे थे। ये एक लंबी धीमी प्रक्रिया थी। हाँ, शुरुआती आंदोलन जैसे 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध, जिसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन चला। हाँ, या फिर 1916 में तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग। ये सब उस राष्ट्रीय चेतना को जगाने की कोशिशें थीं। लोग धीरे धीरे ये महसूस कर रहे थे कि वे अलग अलग रियासतों के नहीं बल्कि एक राष्ट्र भारत के हिस्से हैं। और फिर 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। उनके आने से तो स्वतंत्रता आंदोलन का चरित्र ही बदल गया। बिल्कुल। यह कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन न रहकर एक जन आंदोलन बन गया। सही कहा। गांधी जी ने राजनीति को इलीट वर्ग की बैठकों से निकालकर गांव की चौपाल और शहर की गलियों तक पहुंचा दिया। उनके नेतृत्व में 3 बड़े देशव्यापी आंदोलन हुए जिन्होंने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। पहला था 1920 का असहयोग आंदोलन। हाँ, जो खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर चला। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। कई लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इसका भारत की आजादी से क्या लेना देना था? और हार गया था। और ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान, जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा या आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया। अच्छा। तो भारत के मुसलमानों में इसे लेकर बहुत गुस्सा था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा मौका माना। मतलब उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की इस धार्मिक लड़ाई का समर्थन करेगी और मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देंगे। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की एक बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। और दूसरा बड़ा आंदोलन? दूसरा था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत विश्व प्रसिद्ध दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह से हुई। नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर टैक्स? हाँ, उसी पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने दिखाया था कि उनका नियंत्रण हमारी जिंदगी में कितना गहरा है। गांधी जी ने समूह तट पर जाकर खुद नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा। ये एक प्रतीकात्मक जीत थी जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। और फिर तीसरा और सबसे निर्णायक 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बीच गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह अंग्रेजों को एक सीधा संदेश था कि अब वे भारत छोड़कर चले जाएं। इस आंदोलन को बेरहमी से कुचला गया। लगभग सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। ये एक जरूरी बात है क्योंकि अक्सर हम आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ गांधी जी और कांग्रेस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन स्रोत साफ बताते हैं कि इसके समानांतर और भी कई धाराएं थीं जो उतनी ही महत्वपूर्ण थीं। निश्चित रूप से। एक तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी थे,
जिनका मानना था कि आज़ादी याचिकाओं से नहीं बल्कि धमाकों से मिलेगी। हाँ, उनका रास्ता बलिदान का था। और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा नाम था सुभाष चंद्र बोस। उनका रास्ता गांधी जी से बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के दुश्मनों यानी जर्मनी और जापान से मदद लेकर आजाद हिंद फौज आईएनए बनाई। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की भूमिका को अक्सर कम करके आंका जाता है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि आईएनए की सैन्य सफलता भले ही सीमित रही हो, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी गूंजता है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब हुई जब युद्ध के बाद आईएनए के पकड़े गए अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। पूरे देश में उनके समर्थन में एक लहर जल पड़ी थी। बिल्कुल। और इस लहर ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों को भी प्रभावित किया। अंग्रेजों का शासन भारत में इसलिए टिका था क्योंकि भारतीय सिपाही उनके लिए लड़ते थे। और जब वो निष्ठा डगमगाने लगी, हाँ, जब 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने बंबई में विद्रोह कर दिया, तो अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि अब वे अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये उनके ताबूत में शायद आखिरी कील थी। तो एक तरफ आईएनए के मुकद्दमों ने सेना में असंतोष पैदा कर दिया, और मुझे लगता है कि इसी समय दुनिया का माहौल भी बदल रहा था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और ब्रिटेन अब वो सुपर पावर नहीं रहा था जो पहले था। आपने सही पकड़ा। दूसरा विश्व युद्ध जीतकर भी ब्रिटेन आर्थिक रूप से तबाह हो चुका था। वे अपने देश को दोबारा बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसे में भारत जैसे विशाल उपनिवेश को संभालना उनके लिए बोझ बन गया था। और अमेरिका और सोवियत संघ का भी दबाव होगा। हाँ, दो नई महाशक्तियां थीं और दोनों ही उपनिवेशवाद के खिलाफ थीं। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भारत के अंदर बढ़ता आंदोलन और अपनी सेना पर से उठता भरोसा, इन सब ने मिलकर तय कर दिया कि अब ब्रिटेन को भारत छोड़ना ही होगा। और अंत में वो दिन आया 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र हुआ। संप्रभुता लंदन से वापस दिल्ली आ गई। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें खुशी के साथ गहरा दर्द भी था। ये स्वतंत्रता एक भयानक कीमत पर आई, विभाजन। देश का धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। स्रोत ये भी बताते हैं कि उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान बना, वो भी 1971 में एक और खूनी संघर्ष के बाद बांग्लादेश बना। तो ये आज़ादी की कहानी त्रासदियों से भरी हुई है। तो चलिए इसे समेटते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन से जो सत्ता का खालीपन बना, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरा। फिर 1857 के विद्रोह ने कंपनी राज को खत्म कर सीधा ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया। और फिर अगले 90 साल भारत के लोगों ने राजनीतिक संगठन, जन आंदोलन, क्रांतिकारी बलिदान और कूटनीति के जरिए अपनी संप्रभुता वापस हासिल की। ये कहानी सिर्फ एक शासक को दूसरे से बदलने की नहीं है। ये असल में भारत के विचार के निर्माण की कहानी है। एक बिखरा हुआ उपमहाद्वीप, हाँ, जिसमें सैकड़ों रियासतें और अलग अलग पहचान थीं, वो एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर एक राष्ट्र बना। ये संप्रभुता की यात्रा एक बादशाह से शुरू हुई, लेकिन खत्म जनता पर हुई। मुख्य बात यही है कि कैसे संप्रभुता का विचार एक व्यक्ति के अधिकार से बदलकर करोड़ों लोगों के सामूहिक अधिकार में तब्दील हो गया। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार क्या हो सकता है? स्वतंत्रता तो मिल गई, हाँ, लेकिन 1707 से लेकर 1947 तक सत्ता के इस बदलते स्वरूप ने, मतलब मुगल सत्ता के बिखरने से लेकर कॉरपोरेट राज, फिर औपनिवेशिक शासन और अंत में एक विभाजित आज़ादी तक की इस यात्रा ने आज के भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को किस तरह से आकार दिया है। ये सोचने वाली बात है कि क्या उस लंबे संघर्ष की गूंज, वो समझौते, वो दरारें और वो जीत आज भी हमारी संस्थाओं, हमारी राजनीति और हमारे समाज में सुनाई